नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन से संबंधित हालिया जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है? द रैंक ऑफ छत्तीसगढ़ इन द रिसेंटली रिलीज्ड रैंकिंग रिलेटेड टू पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन इज। ठीक, अभी आपको बता दें कि हाल ही में ये जो रुर्बन मिशन है, जिसका पूरा नाम है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, इससे संबंधित एक डायनामिक रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें इस रुर्बन मिशन से संबंधित कुछ फैक्ट, जैसे कि ये जो मिशन है ये प्रारंभ हुआ था 21 फरवरी 2016 से। इसका उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गति देना। अब ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसे होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रुर्बन मिशन है इसका संबंध आप बोल सकते हैं कि अधोसंरचनाओं के विकास से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ठीक, रुर्बन मिशन का उद्देश्य क्या है? अधोसंरचनाओं का विकास करना। ठीक है, और हाल ही में जो इस रैंकिंग की बात कर रहा हूं, जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति है प्रथम। छत्तीसगढ़ इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा अन्य दो राज्य, आप इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों रैंकिंग में जो राज्य आए हैं उनको याद रखेंगे। तो पहले पर है हमारा छत्तीसगढ़, दूसरे पर है तेलंगाना और तीसरे पर है तमिलनाडु। तो इन तीनों राज्यों को आप याद रखेंगे कि हाल ही में जो रुर्बन मिशन है इससे संबंधित जो डेटा जारी हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, दूसरे स्थान पर है तेलंगाना और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में CMIE, जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2020 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर कितनी रही है? According to the recent report released by CMIE, the unemployment rate in Chhattisgarh in November 2020 was। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो CMIE है, ठीक है, ये सर्वेक्षण का काम करती है। ठीक है, ये एक संस्था है जो कि सर्वेक्षण का काम करती है, जो कि इंडियन इकोनॉमी से संबंधित होते हैं। ऐसे डेटा को या ऐसे आंकड़ों को वो प्रकाशित करती रहती है समय समय पर। ठीक, तो हाल ही में इस CMIE ने एक डेटा जारी किया है, किससे संबंधित? बेरोजगारी दर से संबंधित। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ में इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में नवंबर 2020 में बेरोजगारी की दर कितनी रही है? 3.5%। इसी स्थिति में अगर देश की बात करें कि भारत में बेरोजगारी दर कितनी रही है, तो याद रखेंगे 6.51% जो है वो भारत में बेरोजगारी दर रही है। ठीक, छत्तीसगढ़ में आनुपातिक रूप से बेरोजगारी दर जो है वो कम है। ठीक है, और इस कमी का कारण, यानी कि इस बेरोजगारी दर में कमी का कारण क्या है? आपका बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर रोजगार से संबंधित चलाई जा रही हैं, जैसे कि आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो गया। ठीक है, आपका गोधन न्याय योजना होगा। ये बेसिकली क्या है? जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने के साथ साथ जो ग्रामीण लोग हैं, है ना, ग्रामीण लोग जो है, ग्रामीण युवा हैं, उनको रोजगार देने का काम भी इन योजनाओं के द्वारा किया जा रहा है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में कमी हमको इस रिपोर्ट में दिखाई दे रही है। ठीक, तो याद रखेंगे कि नवंबर 2020 में CMIE की रिपोर्ट में बेरोजगारी दर कितना प्रदर्शित किया गया? छत्तीसगढ़ में 3.5%, 3.5% बेरोजगारी दर। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत में बेरोजगारी दर कितनी है? 6.51%। ठीक, चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? हाउ मच असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड अंडर द मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, ठीक है, ये बेसिकली जो BPL परिवार के जो लोग हैं और जो राशन कार्डधारी परिवार हैं, उन परिवारों की कन्याओं के विवाह से संबंधित एक योजना है। ठीक है, जो कि संचालित किया जाता है किसके द्वारा? आपको पता होगा, महिला एवं बाल विकास विभाग जो है वो इस योजना को क्या करती है? संचालित करती है। ठीक है, तो बात करें इनके लाभार्थियों की, तो सबसे पहली बात याद रखना कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उनकी अधिकतम 2 कन्या, ठीक है, उनको इस योजना का लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर दूसरे लाभार्थियों की बात करें तो मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राशन कार्डधारी परिवार जो हैं वो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो 2 प्रकार के लाभार्थी होंगे, एक जो BPL लाइन है उसके नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, और दूसरा जो
खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार है। ठीक है, और तीसरी इसमें शर्त यह है कि लड़की की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक, और अधिकतम 2 कन्याओं के लिए, एक परिवार के अधिकतम 2 कन्याओं को ही इस योजना का लाभ मिलता है। ठीक, तो अब आते हैं प्रश्न में। ठीक, प्रश्न में पूछ रहा है कि कितनी सहायता राशि जो है वो प्रदान की जाती है। ठीक, तो आपको बता दें कि पहले इस योजना में 15,000 रुपए की राशि दी जाती थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 25,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए की राशि जो है वो सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर विपणन किए जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या कितनी है? What is the present number of minor forest produce marketed by the state government at the support price is? देखिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो लघु वनोपजों के मामले में बहुत समृद्ध राज्य है। यहाँ पर बहुत सारे लघु वनोपजों का संग्रहण जो है वो आदिवासी क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर विपणन किए जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या। ठीक, तो याद रखेंगे पहले इसकी संख्या 2018 में कितनी हुआ करती थी, 7। केवल 7 ऐसे लघु वनोपज थे जिनको समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार के द्वारा खरीदा जाता था, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 52। ठीक है, यानी कि 45 नए लघु वनोपज जो है इसमें ऐड कर दिए गए हैं। ठीक, तो वर्तमान में कितनी है संख्या बोलेगा तो 52 है। बिल्कुल एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, चालू वित्तीय वर्ष में देश में संग्रहित कुल लघु वनोपज का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संग्रहित किया गया है? What percentage of total minor forest produce collected in the country in the current financial year has been collected by the state of छत्तीसगढ़? ठीक है, मैंने जैसा कि आपको पिछले ही स्लाइड में बताया कि छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत ज्यादा समृद्ध है लघु वनोपजों के मामले में, और इस वित्तीय वर्ष में देश के कुल संग्रहण का 73% जो है वो किसके द्वारा संग्रहित किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा संग्रहित किया गया है। तो याद रखिएगा कि देश में संग्रहित कुल लघु वनोपजों का 73% जो है वो हमारे राज्य से जाता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? द डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ल इज सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक, आपके पास ऑप्शन में है 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर या 31 दिसंबर। तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है कब, 31 दिसंबर को। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको पिछले एग्जाम्स में देखने को मिले हैं, तो बिल्कुल इसको आप याद रखेंगे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ छत्तीसगढ़ इज, आपके पास ऑप्शन में है श्री ठाकुर राम सिंह, श्री आरपी मंडल, श्री राम ठाकुर, श्री मनोज सिन्हा। ठीक, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, श्री ठाकुर राम सिंह जी। ठीक है, चलिए आपके लिए एक होमवर्क है, आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग जो है वो कब स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क होगा। क्या होगा होमवर्क? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ हमारे यहां। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, जाबो कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जाबो प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, खेल विभाग द्वारा, बाय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, निर्वाचन आयोग द्वारा, बाय इलेक्शन कमीशन, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, बाय छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो जाबो है इसका पूरा नाम है जागव वोटर। ठीक है, यानी कि जो मतदाता हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उनको जागरूक करने का काम जो है इस कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता को बढ़ाना इस जाबो कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। ठीक, और ये सीधी सी बात है किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है इस जाबो कार्यक्रम को संचालित कर रही है। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत राज्य में गठित
वन समितियों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ फॉरेस्ट कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द स्टेट अंडर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज। ठीक, तो अगर आपने हमारी योजना वाली सीरीज देखी है तो उसमें वीडियो नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वन प्रबंधन क्या होता है। ठीक, तो बेसिकली ये जो वन प्रबंधन है ये जुड़ा हुआ है वनों और वन्य जीवों के संरक्षण से। ठीक, तो इस प्रबंधन योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? वन समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, इसका आधार क्या होता है? वन घनत्व। इसको भी याद रखेंगे कि वन घनत्व के आधार पर समितियों का गठन किया जाता है। ठीक, जैसे कि यदि किसी क्षेत्र में वन घनत्व 40% से कम है, ठीक है, 40% से कम है, तब वहां पर जो समिति गठित की जाती है उसको कहा जाता है ग्राम वन समिति। ठीक है, वहीं यदि वन घनत्व जो है वो 40% से अधिक है तब वहां पर जो समिति गठित की जाती है उसको कहा जाता है वन प्रबंधन समिति। इसके अलावा जो क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्यों के क्षेत्र में आते हैं वहां पर जो वन्य प्राणी संरक्षण के लिए गठित करने वाली समिति है उसको कहा जाता है इको विकास समिति। तो इन 3 प्रकार की समितियों का गठन जो है संयुक्त वन प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। यदि बात करें इस योजना के प्रगति की तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 4 अभयारण्य जो हैं, है ना, 4 अभयारण्य जो हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जा चुके हैं। अब ये 4 अभयारण्य कौन कौन से हैं? एक है आपका सीता नदी, एक है तमोर पिंगला, एक है अचानक मार और एक है उदंती। ठीक, तो ये 4 अभयारण्य जो है वो इस योजना के अंतर्गत या इस संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत शामिल किए जा चुके हैं। इसके अलावा आपका जो इंद्रावती नेशनल पार्क है उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। ठीक, तो याद रखेंगे कुल 4 अभयारण्य और एक नेशनल पार्क जो है वो संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। अब आते हैं इस प्रश्न में। प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि राज्य में गठित वन समितियों की, यानी ये जो 3 प्रकार की समितियां मैंने आपको बताया, इन समितियों की कुल संख्या कितनी है? ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे इसको 7887, 7887, बहुत आसान है याद करने में। ठीक, याद रखेंगे समितियों की संख्या कितनी है? कुल 7887। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? द रिसिपेंट ऑफ महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान 2020 इज। ठीक, आपके पास ऑप्शन में है भरत कुमार, केलमित लेप्चा, सर्वज्ञ सिंह मरकाम, आकर्षी कश्यप। चलिए, तो इसका उत्तर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, आप हमको ये बताइए कि ये जो महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसके अलावा कौन सा इसको विभाग जो है वो देता है, या यूं बोले कि किस विभाग के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा इस सम्मान के नवीनतम प्राप्तकर्ता का नाम आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, तो इस सम्मान से संबंधित ये 3 चीजें आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये थे हमारी समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, YouTube पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।